हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल गौर है और जुनून क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको यहाँ पर जीके कंप्लीट कराने वाला हूँ और जीके का एक एक टॉपिक मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट कराऊंगा। यहाँ पर आपको हर जीके की क्लासेस यहाँ पर मिलेगी। हम कोशिश करेंगे कि आपको जीके के अलावा मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस भी यहाँ पर अवेलेबल कराएं। ये क्लासेस आपको डेली मिलेंगी, ठीक है। डेली मैं इसका टाइम भी डिसाइड कर दूंगा कि डेली आपको कितने टाइम पर ये मिलेंगी, ठीक है। पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि आपको ये क्लासेस शाम के 6 बजे तक किसी भी कंडीशन में मिल जाएं, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है आधे एक घंटा, जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन मैं आपको अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए और अपना सारा जीके यहाँ पर कंप्लीट कीजिएगा। चलिए, तो बिना किसी देरी के हम यहाँ पर जो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं साइंस। साइंस को लेने के पीछे मेरा मकसद ये रहा है क्योंकि साइंस में मैंने देखा है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। एक्चुअल में ये डिफ़िकल्टीज़ आने के पीछे रीज़न है विजुअलाइजेशन की कमी, यानी कि आप चीज़ों को विजुलाइज नहीं कर पाते। इस कारण से साइंस बहुत ज़्यादा टफ लगती है। और अगर विजुलाइजेशन पावर अगर आपकी अच्छी रहे तो वही साइंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी और बहुत कंफर्ट वे में आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। चलिए, तो बिना वक्त गवाए और कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने के लिए मैं फेमस हूँ, ठीक है। तो मैं आपको साइंस जो है बहुत कम वीडियो में आपको कवर कराऊंगा। आज की वीडियो में इंट्रो देना ज़रूरी था, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा, नहीं तो इतनी देर में तो मैं आपको एक टॉपिक भी कंप्लीट, आधा टॉपिक तो कंप्लीट करा ही देता है। चलिए, तो साइंस में यहाँ पर हम जो सबसे पहले उठाने वाले हैं वो उठाने वाले हैं बायो, ठीक है। बायो में भी जो हम सबसे पहले उठाएंगे वो उठाएंगे सेल, ठीक है। कोशिका को हम सबसे पहले उठाएंगे क्योंकि यहीं से बायो की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। इसलिए हम कोशिका को सबसे पहले उठा रहे हैं। चलिए, तो हम सेल की अगर बात करें तो सवाल ये है कि सेल है क्या। देखिए, एक्चुअल में एक तरीका वो होता है कि मैं आपको फैक्चुअल डिटेल रटाता रहूँ। मेरा पढ़ाने का बिल्कुल भी वो तरीका नहीं है। मेरा होता है कि आप चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझें और चीज़ों को विजुलाइज करें और चीज़ों को समझें। चलिए, तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले सेल के बारे में बताता हूँ। तो आपकी पूरी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी हुई है। बॉडी का एक एक कतरा जो है वो आपके सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। आपके बाल, आँख, नाक, कान, हर चीज़ सेल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। अब सेल्स की अगर बात करें तो सेल क्या पूरे शरीर से अगर सेल से मिलकर बना है तो सारी सेल क्या एक जैसी हैं? तो बिल्कुल नहीं। अगर सोच के देखो सारी सेल एक जैसी होती तो तुम्हारी बॉडी का हर एक पार्ट एक जैसा होता है, यानी कि आँखें, नाक, कान, बाल, ये कुछ होता ही नहीं। तुम सिर्फ मांस के गोले होते, उसके अलावा और कुछ नहीं होते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे शरीर में डाइवर्जन है, यानी कि तुम अलग अलग सेल हैं। ये बाल की सेल अलग हैं, ठीक है। ये आँख की सेल अलग हैं, ये दांतों की सेल अलग हैं, हड्डियों की सेल अलग हैं। तो सबकी सेल अलग अलग हैं, ठीक है। यानी कि सेल याद रखना एक प्रकार की नहीं होती है। चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया, एक प्रकार की नहीं होती। तो क्या सबके साइज़ एक जैसे होते हैं? तो क्या बिल्कुल नहीं होते, ठीक है। सबके साइज़ भी अलग अलग होते हैं। कुछ सेल इतनी छोटी हैं कि आप उन्हें आँखों से नहीं देख सकते, कुछ सेल इतनी लंबी हैं कि मीटरों में चली जाती हैं। तंत्र की कोशिका जो है वो सबसे लंबी कोशिका होती है पूरे शरीर की, ठीक है। ब्लड की सेल छोटी सेल होती हैं। तो कहने का मतलब है कि सेलों के आकार भी जो है वो एक जैसे नहीं होते। तो ना तो जो है वो एक ही तरह की दिखती हैं ये, और ना ही इनके जो ना तो जो है वो एक ही तरह की होंगी, ना ही एक तरह का इनका आकार होगा, ठीक है। फिर क्या ये काम एक जैसा करती हैं? तो नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। अब जब ये अलग अलग तरह की दिख रही हैं, अलग अलग इनका आकार है, तो फिर काम भी एक जैसा नहीं करेंगी, ठीक है। सबके काम भी अलग अलग होते हैं। जैसे तंत्र की कोशिकाओं का काम सूचनाओं को पहुंचाने का है, हड्डियों की कोशिकाएं जो हैं वो मजबूती प्रदान कर रही हैं, ठीक है। तो सबके अपने अपने काम होते हैं, ठीक है। सबकी अपनी अपनी वर्किंग होती है, तो काम भी जो है वो अलग अलग करते हैं। तो क्या फिर हमको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मेन चीज़ तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है, कि अगर मैं कोशिका या सेल की बात करूं तो पहला पॉइंट तो ये है कि आपके शरीर में अलग अलग तरह की कोशिकाएं हैं, ठीक है। अलग अलग तरह की कोशिकाएं, ठीक है, सेल हैं। फिर उसके बाद में दूसरी चीज़ आपको ये क्या याद रखना है, आकार जो है वो इनका कैसा है? आकार अलग अलग है इनका, ठीक है। और तीसरी जो चीज़ याद रखना है इनके काम की, तो काम भी सबका कैसा है? अलग अलग है, ठीक है। काम भी कैसा है? अलग अलग। चलिए,
कि इतनी चीज़ आप क्लियर हो गई आपकी, ठीक है। अब उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि आपकी पूरा शरीर जो है वो कोशिका से मिलकर बना है, तो क्या सिर्फ पूरे शरीर में कोशिकाएं हैं और कुछ नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। तो देखो एक्चुअल में ये होता कैसे है कि जो कोशिका और कोशिका की अगर बात करें तो कोशिका और कोशिका मिलकर बनाती है ऊतक, टिश्यू, ठीक है। तो कोशिका और कोशिका मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है, ठीक है। फिर टिश्यू, सॉरी तत्व लिख दिया ना, टिश्यू या आप कहेंगे ऊतक, ठीक है। और ऊतक जो है वो मिलकर बनाते हैं आपके क्या? अंग, ठीक है। और अंग मिलकर क्या बनता है? शरीर बनता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका शरीर बन रहा है कि कोशिका और कोशिका मिलकर ऊतक बनाएगी, ऊतक और ऊतक मिलकर अंग बनाएंगे और अंग मिलकर शरीर बना देंगे, ठीक है। आई होप इतना समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो फिर कोशिका के साइज़ अलग होते हैं, तो क्या हम अलग अलग साइज़ पढ़ेंगे? नहीं, समझने के लिए हम एक ही साइज़ में कोशिकाओं को देखेंगे। मैं डायग्राम के थ्रू भी चीज़ों को बताऊँगा, लेकिन पहले मैं आपको रफ डायग्राम के थ्रू भी चीज़ों को समझा देता हूँ। देखिए, अगर कोशिका की अगर मैं बात करूँ तो मैं सबसे पहले शेप ले लेता हूँ एक गोल, ठीक है। ये सही है ना। अब यहाँ पर अगर बात करें तो ये गोल शेप के ऊपर की तरफ ऐसी अगर मैं एक लेयर बना दूँ, ठीक है, ऐसी ये वाइट कलर में, ठीक है। तो ये एक दीवार की तरह दिखाई दे रही है। ये जो लेयर है, अगर मैं ऐसी लेयर बना दूं तो ये लेयर जो है वो कैसी दिखाई दे रही है? दीवार की तरह दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये जो दीवार की तरह दिखाई देने वाली लेयर होती है, इसको कहा जाता है कोशिका भित्ति। भित्ति का मतलब होता है दीवार, ठीक है, या सेल वॉल इसे कहते हैं, ठीक है। ये सेल वॉल है। अब ये कोशिका भित्ति का काम क्या होता है? कोशिका भित्ति का काम होता है इस कोशिका को फटने से बचाना, यानी कि जब इसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाए, पदार्थों की मात्रा ज़्यादा हो जाए, तो ये कोशिका फटे ना, उसमें मदद करती है आपकी कोशिका भित्ति, ठीक है। ये तो समझ गए हो गया। अब कोशिका भित्ति, ठीक है, मदद तो कर रही है, लेकिन कैसे कर रही है ये भी तो पता हो, ठीक है। तो कोशिका भित्ति मदद इसे ऐसे कर पा रही है क्योंकि ये बनी होती है ऐसे पदार्थ की जो कि फैल जाता है और सिकुड़ जाता है, और उस पदार्थ को कहते हैं सेल्यूलोज। एक्चुअल में ये बनी होती है सेल्यूलोज की, और सेल्यूलोज फैलने और सिकुड़ने का काम करता है, और इसके कारण से ये कोशिका को फटने से बचा लेता है कि जब कोशिका में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो ये फैल जाएगा, जब कम हो जाएगी तो ये सिकुड़ जाएगा। तो कोशिका भित्ति या सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की, ठीक है। अब सवाल है ये सेल्यूलोज क्या वाला है भाई साहब, ठीक है। तो सेल्यूलोज की अगर बात करूँ तो सेल्यूलोज जो है वो ग्लूकोज का ही एक रूप होता है। सेल्यूलोज जो है वो किसका रूप होता है? ग्लूकोज का ही एक रूप होता है सेल्यूलोज, ठीक है। चलिए, कोशिका भित्ति आप समझ गए कि ये कोशिका को फटने से बचाती है, ठीक है। अब ये अंदर की तरफ जो ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये ब्लैक ब्लैक, ये क्या वाला है? ठीक है, तो ये जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है कोशिका झिल्ली, ठीक है। क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली, ठीक है। अब अगर आप इसे कोशिका झिल्ली कह रहे हैं भैया, ठीक है, तो ये कोशिका झिल्ली क्या काम करती है? तो ये कोशिका झिल्ली के जो है वो बहुत शानदार से काम होते हैं। कैसे शानदार से काम? तो ये जो कोशिका झिल्ली होती है, ये कोशिका झिल्ली के अंदर और बाहर जो है वो चीज़ें आती हैं। जैसे कि कोशिका झिल्ली के अंदर की तरफ जाएगा O2, ठीक है, और कोशिका झिल्ली के बाहर जो निकलेगा वो निकलेगा CO2, यानी O2 और CO2 को अंदर बाहर करने में मदद कौन करेगी? कोशिका झिल्ली, ठीक है। उसके बाद में H2O जो है वो अंदर और बाहर दोनों ही होगा। H2O जो है वो कोशिका के अंदर और बाहर दोनों तरफ जो है वो H2O हो सकता है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब ये होता कैसे है? तो ये होता है डिफ्यूज़न की प्रोसेस से, यानी कि परासरण की क्रिया से जो है वो ये चीज़ विसरण की क्रिया से ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस प्रक्रिया के द्वारा ये चीज़ें अंदर बाहर होती हैं? तो विसरण की प्रक्रिया के द्वारा ये अंदर बाहर होती हैं। विसरण क्या है? जब पदार्थों के बीच में अंतर होता है, एक गाढ़ा और एक पतला पदार्थ हो, तो जब दो अलग अलग डेंसिटी वाले पदार्थ हैं, गाढ़ा है एक पतला है, तो जब ये वो डेंसिटी में अंतर के कारण से जब इनका प्रभाव होगा, इधर से उधर जाएंगे, तो उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे विसरण, ठीक है। तो विसरण आप समझ गए होंगे। तो आपको क्या समझ में आया कि कोशिका झिल्ली का क्या काम है भाई साहब? कि कोशिका झिल्ली जो है वो कोशिका झिल्ली O2 को अंदर जाने देती है, CO2 को बाहर निकालती है, और H2O को अंदर और बाहर दोनों करती है, ठीक है। इतना क्लियर है आपके?
अब उसके बाद में बात करें ये कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो ये जो कोशिका झिल्ली बनी होती है वो बनी होती है आपके कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसके बाद में बनी होती है आपका प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। लिपिड वसा का ही एक रूप होता है। तो 3 चीज़ों की बेसिकली ये बनी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड की ये बनी होती है, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि ये बनी किस किस की होती है। अब इसके बाद में आगे की कहानी अपन देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अब बात करते हैं अपन केंद्रक की। ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका केंद्रक। इसको थोड़ा सा और सेंटर में बनाते हैं, ये सही है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये भाई साहब ये क्या है आपका केंद्रक, ठीक है, केंद्रक झिल्ली, झिल्ली इल्ली नहीं झिल्ली, ठीक है। तो केंद्रक झिल्ली, अब केंद्रक झिल्ली के अंदर और बाहर की तरफ एक लिक्विड भरा होता है, ठीक है। इसके अंदर की तरफ और बाहर की तरफ जो है ऐसा लिक्विड भरा हुआ है, ये दोनों में अलग अलग बना देते हैं, इधर डॉट बना देते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, ये ठीक है। तो ये जो लिक्विड होता है ना, इस लिक्विड को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानेंगे। अलग अलग जगह मतलब जब ये केंद्रक के अंदर है तो इसको हम कहेंगे केंद्रक जीव द्रव्य, ठीक है। जब ये केंद्रक के अंदर रहेगा तो हम इसको क्या कहेंगे, केंद्रक जीव द्रव्य। मैं यहाँ लिख देता हूँ केंद्रक जीव द्रव्य, ठीक है। और जब ये बाहर की तरफ रहेगा, ठीक है, जब ये बाहर की तरफ रहेगा तो आप इसको क्या नाम देंगे, तो आप इसको नाम देंगे यहाँ पर ये, तो ये नाम देंगे आप कोशिका जीव द्रव्य, ठीक है। क्या नाम देंगे, कोशिका जीव द्रव्य, ठीक है। तो इस तरह से 2 तरह के जीव द्रव्य हैं। जीव द्रव्य यानी कि ये जीवन देने वाला द्रव्य है, जीवन देने वाला पदार्थ है, ठीक है। अगर ये नहीं रहेगा तो कोशिका मर जाएगी, ठीक है। यानी ये पूरी कोशिका के लिए जीवन दे रहा है, ठीक है। इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा है, जीव द्रव्य रखा है, ठीक है। चलिए अब इसके पार्ट देख लेते हैं, अब इसके ऑर्गन्स देख लेते हैं अपन कि इसके ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे शुरू में ऑर्गन्स की बात करें तो ये है आपका माइक्रोकांड्रिया, ठीक है। ये क्या है आपका माइक्रोकांड्रिया, ठीक है। यहीं लिख दे रहा हूँ जगह के अभाव के कारण, माइक्रोकांड्रिया, ठीक है। माइक्रोकांड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहते हैं भैया, ठीक है। पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि जो माइक्रोकांड्रिया है ना, देखो ये कोशिका के अंदर जो O2 गई है और उसके बाद में जो तुम खाना खाते हो उससे बनता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज और O2 को मिलाकर ये क्या बना देता है, ऊर्जा बना देता है, ठीक है। तो माइक्रोकांड्रिया क्या करता है, O2 प्लस ग्लूकोज, ठीक है, O2 प्लस ग्लूकोज को मिलाकर क्या बना देता है, ये ग्लूकोज को मिलाकर ये बना देता है ऊर्जा, ठीक है। और इसी के कारण से हम इसे क्या कहते हैं, इसी के कारण से हम इसे कहते हैं कोशिका का पावर हाउस, ठीक है। दूसरी चीज़ ये जो है वो श्वसन के लिए भी जिम्मेदार है। क्यों, क्योंकि देखो श्वसन कैसे होता है, तुम ऑक्सीजन को अंदर लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हो। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर आ रही है। तो ये क्या है, श्वसन के लिए भी जिम्मेदार है तुम्हारा, ठीक है। चलो फिर उसके बाद में और आगे अपन देखें तो यानी 2 काम समझ लिए आपने, ठीक है। एक तो ऊर्जा बना रहा है, दूसरा ये क्या कर रहा है, श्वसन कर रहा है, ठीक है, श्वसन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा काम इसका समझना है, इसके खुद के DNA भी होते हैं, ठीक है। ये इसके क्या होंगे, खुद के DNA होंगे। तो O2 के जो है वो खुद के DNA भी होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए तो 3 चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी हैं कि माइक्रोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा बनाता है, ये श्वसन की क्रिया करता है और इसके खुद के DNA भी होते हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद में दूसरे और अंग देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं गोल्जी काय की, ठीक है। इस तरह से ये थैलीनुमा जो संरचना दिख रही है ना, ये तो इसको क्या कहोगे आप, इसको कहोगे आप गोल्जी काय। यहाँ लिख देता हूँ गोल्जी काय, ठीक है। इधर और अच्छे से बना देते हैं गोल्जी काय, ठीक है, गोल्जी काय।
तो गोल्जी काय की अगर बात करूं तो पहली चीज़ तो ये थैलीनुमा संरचना होती है इसमें, ठीक है, तो मैं दिख ही रही है थैलीनुमा संरचना, ठीक है। अब ये थैलीनुमा संरचना करती क्या है, ये पदार्थों को पैकेट के रूप में भर भर के और इधर से उधर ले जाने का काम करती है, ठीक है, यानी चीज़ों को ये इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने का काम ये करती है, ठीक है। तो एक तो इसका ये काम होता है, उसको शर्करा को बनने में भी ये थोड़ी मदद करती है, ठीक है, तो ये काम भी होता है, इसलिए इसको हम यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हैं, ठीक है। तो गोल्जी काय को हम क्या कहते हैं, गोल्जी काय को हम कहते हैं यातायात प्रबंधक, ठीक है, यातायात प्रबंधक, या फिर आप क्या कह सकते हैं ट्रैफिक कंट्रोलर, ठीक है। तो गोल्जी काय आप अच्छे से समझ गए, ठीक है। फिर उसके बाद में और क्या होता है इसमें, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से ऐसे लहरनुमा ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पर एक लहरनुमा आकृति होती है और इस लहरनुमा आकृति को कहते हैं ER यानी इंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम। क्या कहेंगे, इंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम, या हिंदी में कहेंगे अंतःद्रव्यीय जालिका, ठीक है, क्या कहेंगे आप, अंतःद्रव्यीय जालिका, ठीक है, ER या अंतःद्रव्यीय जालिका। अब ये अंतःद्रव्यीय जालिका को हम दो भागों में बांटते हैं, एक होती है आपकी खुरदरी अंतःद्रव्यीय जालिका, ठीक है, जिसको आप कहते हैं RER यानी रफ इंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम, ठीक है। दूसरी होती है आपकी मुलायम अंतःद्रव्यीय जालिका यानी जिसे आप कहते हैं SER, ठीक है, यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इस तरह से दो आपके होते हैं, इस खुरदरी और मुलायम। अब खुरदरी क्यों कहते हैं, खुरदरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दाने के रूप में इसमें राइबोसोम लगे होते हैं, ठीक है। तो दाने के रूप में राइबोसोम लगे होने के कारण से इसे क्या कहोगे आप, खुरदरी, ठीक है। तो राइबोसोम के कारण से ये खुरदरी होती है। अब राइबोसोम क्या करता है भैया, तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए राइबोसोम को हम कहते हैं प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री, ठीक है। तो राइबोसोम को क्या कहेंगे हम, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री, ठीक है, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहेंगे हम राइबोसोम को, ठीक है। इतना सबको क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में अब बात करते हैं कि मुलायम अंतःद्रव्यीय जालिका किसे कहते हैं, मुलायम अंतःद्रव्यीय जालिका उसे कहते हैं जो कि वसा को निकालती है, ठीक है। ये प्रोटीन निकाल रहा था, ये कौन निकालता है, ये निकालती है वसा को, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे आप, मुलायम अंतःद्रव्यीय जालिका। फिर उसके बाद में अंतःद्रव्यीय जालिका और करती क्या है, तो अंतःद्रव्यीय जालिका जो है ये जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर से जो अनुवांशिकी पदार्थ बाहर निकलते हैं जैसे कि गुणसूत्र, ठीक है, DNA RNA, तो ये जब बाहर निकलते हैं तो उस समय पर बाहर निकलते समय पर ये रास्ता देने का काम करती है अंतःद्रव्यीय जालिका, ठीक है। तो अंतःद्रव्यीय जालिका का काम क्या होता है कि जब अनुवांशिकी पदार्थ जब केंद्रक के अंदर से बाहर निकलते हैं या कोशिका विभाजन के समय जब गुणसूत्र बाहर निकलते हैं उस समय पर यह हेल्प करती है, ये रास्ता देती है, ठीक है। तो आप इंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम का वर्क समझ गए होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर पेन दूसरा लेते हैं हम अपन, यहाँ पर जो है वो एक थैलीनुमा संरचना होती है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो थैलीनुमा संरचना होती है इसको नाम दिया जाता है लाइजोसोम, ठीक है, इसको नाम क्या देते हैं, लाइजोसोम। और मैं इधर लिख देता हूँ, आगे यहाँ लिख देते हैं, तो लाइजोसोम, ठीक है। लाइजोसोम की अगर बात करें तो ये थैलीनुमा संरचना होती है, इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें रहते हैं भाई साहब 24 प्रकार के एंजाइम, कितने प्रकार के, 24 प्रकार के जो है वो यहाँ पर एंजाइम मिलते हैं, ठीक है। चलिए भैया 24 प्रकार के एंजाइम मिल गए। और ये 24 प्रकार के एंजाइम क्या करते हैं कि ये जब ये लाइजोसोम जो है वो 24 प्रकार के एंजाइम होते हैं, जब कोशिका का कोई भी भाग डैमेज होता है या पूरी कोशिका जब डैमेज हो जाती है तो ये लाइजोजाइम फट जाता है, और लाइजोजाइम फटने के बाद में ये क्या करता है कि सारी कोशिका को पचा लेता है, ठीक है। इस कारण से इसको हम क्या कहते हैं, सुसाइड बैग, या क्या कहेंगे आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली कहा जाता है किसको, लाइजोजाइम को, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अच्छे से समझ गए कि लाइजोजाइम क्या होता है, ठीक है, और ये किस तरह से पूरी कोशिका को पचा लेता है, ठीक है।
फिर उसके बाद में एक चीज़ और होती है जिसे हम कहते हैं लवक, ठीक है, लवक या प्लास्टिड इंग्लिश में, ठीक है। लवक जो है वो केवल पादप कोशिकाओं में यानी कि पेड़ पौधों की कोशिकाओं में मिलता है, इंसानों और जानवरों की कोशिकाओं में नहीं मिलता। ऐसे ही जो है वो जो अगर बात करें यहाँ पर कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति भी सिर्फ और सिर्फ जो है पादपों में मिलती है, इंसानों और जानवरों में ये देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो लवक की बात करें तो लवक 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, और तीसरा होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। तो 3 तरह के होते हैं, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा कौन सा होता है, ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर है बात। अब अगर बात करें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है आपका क्लोरोफिल, ठीक है। फिर उसके बाद में क्लोरोफिल जो है वो पत्तियों में या पेड़ पौधों में हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। किस रंग के लिए जिम्मेदार होता है, हरे रंग के लिए, ठीक है। तो पेड़ पौधों में जो हरा रंग है वो किसके लिए जिम्मेदार, वो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्लोरोफिल, ठीक है। फिर उसके बाद में जो क्रोमोप्लास्ट होता है, तो क्रोमोप्लास्ट की अगर बात करें तो क्रोमोप्लास्ट में आपका रहता है बाकी रंग, जैसे कि आपका क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, आपके बाकी रंग होते हैं। बाकी रंग की अगर बात करें तो जैसे कि आपका लाल, नीला, ठीक है, बैगनी, ये सब जो कलर हैं वो इसमें रहेंगे, ठीक है। यानी कि कोई किसी भी पौधे का या किसी भी फूल का अगर कोई दूसरा कलर होता है तो वो किसके कारण से होता है, वो क्रोमोप्लास्ट के कारण से होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप बात करते हैं तीसरा जो है वो ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट भाई साहब वहाँ पाया जाता है जहाँ पर पेड़ पौधों में सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती, वहाँ पर मिलेगा आपका ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट कहाँ मिलेगा, जहाँ पर पेड़ पौधों में सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती है, वहाँ पर क्या मिलेगा, आपका ल्यूकोप्लास्ट मिलेगा, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो सफ़ेद रंग के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि तने के बीज वाले भाग में आपको ल्यूकोप्लास्ट मिल जाएगा, जड़ों में आपको ल्यूकोप्लास्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये ल्यूकोप्लास्ट मिलता है, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब लवक की अगर बात करें तो लवक और माइक्रोकांडिया 2 ऐसी चीज़ होती हैं जिनके खुद के डीएनए होते हैं, 2 ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनके खुद के डीएनए होते हैं। इसके अलावा और कोई सा पार्ट नहीं होता जिनके खुद के डीएनए हो, ठीक है। चलिए अब हम आगे की तरफ देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रसधानी की, ठीक है। रसधानी, तो रसधानी जो है वो इंसान यानी पादप और जंतु दोनों में मिलती है, ठीक है। पेड़ पौधे और इंसान और जानवर दोनों में रसधानी मिलती है, लेकिन पौधों की जो रसधानियाँ होती है वो बड़ी होती हैं। ये 50 से 60% कोशिका का 50 से 60% भाग में ये रसधानियाँ होती हैं, ठीक है। रसधानियों में क्या होता है, भोजन के पाचन करता है ये, ठीक है, भोजन का संग्रहण भी ये करता है, इसमें शर्करा होती है, ठीक है। उसके बाद में कुछ मिनरल्स होते हैं, तो ये पूरी कोशिका के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, ठीक है। लिक्विड प्रदान करता है पूरी कोशिका को ये, ठीक है, रसधानी, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद में अगर बात करें जंतु कोशिका में, तो जंतु कोशिका में रसधानियों का एक छोटा सा पार्ट होता है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं केंद्रक के अंदर चलते हैं जरा, यानी कि यहाँ पर केंद्रक के अंदर अगर बात करें तो केंद्रक के अंदर ऐसी जो धागे नुमा संरचनाएं होती हैं, इन धागे नुमा संरचनाओं को हम नाम देते हैं गुणसूत्र। इन धागे नुमा संरचनाओं को हम क्या नाम देंगे, गुणसूत्र, ठीक है। अब गुणसूत्र या क्रोमोसोम, तो गुणसूत्र 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, क्रोमोसोम 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आपका आरएनए और तीसरा होता है आपका प्रोटीन, ठीक है। एक होता है आपका डीएनए, दूसरा होता है आपका आरएनए और तीसरा क्या होता है आपका प्रोटीन, ठीक है। चलिए अब अगर बात करें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, फिर उसके बाद राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ठीक। फिर डीएनए की बात करें तो डीएनए में जो है वो डीएनए में आपको और चीज़ें देखने को मिलेगी कि डीएनए 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा, नाइट्रोजनी क्षार,
नाइट्रोजनी क्षार। दूसरा होता है पेंटोस शर्करा, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? पेंटोस शर्करा। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। तो इस तरह से 3 चीज़ों से मिलकर बनता है आपका डीएनए और आरएनए, ठीक है। नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोस शर्करा और फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद में आगे बात करें तो ये जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र में डीएनए होते हैं, डीएनए में आपका जीन होता है और जीन में क्या होता है? जीनोम होता है। जीनोम में जो है वो आनुवांशिकी याददाश्त होती है, यानी कि आपकी जो जितने भी आपके गुणधर्म हैं वो सारे गुणधर्म किस में जाकर स्टोर हो जाते हैं? जीनोम में जाकर स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि पूरे शरीर की याददाश्त किस में मिलेगी? आपको जीनोम में मिलेगी, ठीक है। इसलिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चलाया गया था, ठीक है। तो ये कहलाते हैं आपके जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। आई होप आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। और ये कोशिका की मोस्ट ऑफ द चीज़ें, यानी मोस्ट क्या 80% 90% हम कवर कर चुके हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें रही होंगी जो कि हम क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में देख लेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी। अब एक मैं फेयर डायग्राम और आपको दिखाता हूँ, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेगा चीज़ों को और अच्छे तरीके से एनालिसिस करने में और अच्छे तरीके से समझने में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। शायद अभी पॉसिबल नहीं है वो दिखाना, क्योंकि शायद वो और कहीं है, ठीक है। जहाँ मैंने सोचा था इस ड्राइव में है नहीं, वो उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इस वीडियो को सभी लोगों से कहिए पूरा देखें, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।